Hello, students, and welcome. So, today's topic is structure and function of eukaryotic cell. So, first of all, plant cell and animal cells both are example of eukaryotic cell. But in this video, in detail, we will study only and only about the plant cell. So, first we'll talk about the introduction of what exactly the eukaryotic cell are. यूकैरियोटिक दिस वर्ड इट हैज अराइज फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज मतलब ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है यू का मतलब होता है गुड एंड कैरियॉन्स मींस न्यूक्लियस सो इस तरीके से essentially two envelope system are present. Okay, further, when we talk about the size, the prokaryotic cell they are smaller in size and eukaryotic cell they are in larger in size. और इसमें कुछ मेम्ब्रेन सिस्टम भी नजर आएगा हमको यूकैरियोटिक सेल में. And we'll see about how well developed nucleus is present in the eukaryotic cell and number of organelles are present inside the eukaryotic cell. जहां तक प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें प्रोकैरियोटिक सेल में बहुत ही पुराने जमाने का प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस इज प्रेजेंट और प्रोकैरियोटिक सेल में जो है बहुत ही कम ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं. Further, here this is the eukaryotic cell. So it is a animal cell. यहाँ पर whenever we observe animal cell तो इसमें काफी well developed nucleus है. So whenever we see this is the nucleolus which is present inside nucleus. ये है chromatin form में the genetic material DNA और उसके सराउंडिंग में जो है दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सो इस तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इट इज हियर इनसाइड इज द डीएनए द जेनेटिक मटेरियल. सो इस तरीके से डीएनए जो है वो वेल प्रोटेक्टेड फॉर्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है. हियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही अटैच्ड होते हुए नजर आएगी अनदर ऑर्गेनल दैट इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसी के ही साइड में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होगा. यहाँ पर दिस इज अ गोल्जी apparatus. फर्दर हियर यहाँ पर ये जो है दिस इज द वैक्यूल यू कैन सी. ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है. सो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट है. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम्स हैं और यहाँ पर जो है दिस इज द साइटोप्लाज्म. यहाँ साइटोप्लाज्म में भी राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं. दिस इज अ साइटोस्केलेटन जिसे हमारी बॉडी को सपोर्ट करती है हमारा स्केलेटन. वैसे ही सेल के अंदर जो है हर एक ऑर्गेनल्स को सपोर्ट करने के लिए इनके पास होता है साइटोस्केलेटन. और सबसे बाहरी लेयर जो कि सेल के अंदर मतलब सबसे बाहरी लेयर जो दिखाई देगी दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो यू कैन सी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है जो कि सेल को क्या करके रखा है कवर करके रखा है. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है. यू कैन से सेल मेम्ब्रेन आल्सो व्हिच इज इन कांटेक्ट विद द साइटोप्लाज्म. और इस तरीके से जो है काफी मतलब ज्यादा ऑर्गेनल्स जो है वो आपको नजर आएंगे दैट इज इनसाइड द यूकैरियोटिक सेल. ये प्लांट सेल है जिसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. सो हियर दिस इज अ प्लांट सेल. सो व्हेनेवर वी ऑब्जर्व द प्लांट सेल कुछ चीजें हैं जो कि आपको नजर आएंगी जैसे कि ये मेम्ब्रेन जो है दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज प्रेजेंट और ये जो मेम्ब्रेन है दिस इज द सेल वॉल इज प्रेजेंट. ओके, यहाँ पर यह दिस इज द न्यूक्लियोलस और हियर इज द जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट होगा क्रोमेटिन फॉर्म में. और ये होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फर्दर इसके कांटेक्ट में होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है. एंड दिस ये जो पार्ट है दिस इज द साइटोप्लाज्म जिसमें काफी ऑर्गेनल्स देखने मिलेंगे. Here this is the chloroplast. ये chloroplast है जो कि photosynthesis करेगा. This is the mitochondria which will generate the ATP. ओके, यहाँ पर सबसे ज्यादा एरिया जो कवर करके रखता है मतलब सेल में जो भी स्पेस है सबसे ज्यादा स्पेस जो ऑक्यूपाई करता है वो होता है दैट इज द वैक्यूल. वैक्यूल इज द वन विच इज ऑक्यूपाइंग द मेजर 30 to 80% तो स्पेस वैक्यूल ही कवर कर लेता है. ओके, और यहाँ पर here you can see the Golgi apparatus is also present. यहाँ पर आपको Golgi apparatus नजर आएगा. सो मतलब कि प्लांट सेल में भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं. सो यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं सो जब हम प्लांट्स पढ़ते हैं तो एल्गी से तो लेकर एंजियोस्पर्म तक आपको सबकी सेल्स में जो होते हैं ऑल आर यूकैरियोटिक सेल. इवन इन एनिमल्स ऑल्सो प्रोटोजोआ से तो लेकर मैमल्स तक सभी एनिमल्स के पास जो है यूकैरियोटिक सेल नजर आएगा.
जब हम गौर से देखते हैं यूकैरियोटिक सेल को, तो यूकैरियोटिक सेल्स अलग अलग शेप्स के, अलग अलग साइजेस के, और यूकैरियोटिक सेल अलग अलग फंक्शंस करते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक जो सिमिलर चीज नजर आएगी, दैट इज every eukaryotic cell there is presence of the plasma membrane, there is presence of the cytoplasm, there is presence of endoplasmic reticulum, golgi complex भी होगा, mitochondria भी होगा, chloroplast भी होगा, rhizosome is also present, और खास बात न्यूक्लियस तो जरूर प्रेजेंट होगा। सो व्हेन एवर वी स्टडी अबाउट द न्यूक्लियस, जब भी हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज ये हमने ले लिया है, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस, ओके, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। उसके अंदर प्रेजेंट होगा क्रोमेटिन फॉर्म में डीएनए द जेनेटिक मटेरियल, और यहाँ पर ही न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होगा, ओके। और इस तरीके से जो है न्यूक्लियस इट इज प्रेजेंट। सो ये हमने ले लिया है सेल, और हमने ये बना लिया था, दैट इज द न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस। सो यहाँ पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही है जो कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए को सेपरेट करके रखता है यहाँ पर प्रेजेंट साइटोप्लाज्म से। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, दिस इज द वन विच इज सेपरेटिंग द जेनेटिक मटेरियल डीएनए फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। सो इस तरीके से न्यूक्लियस इट इज द वन विच इज कंट्रोलिंग द सेल, and it is very much important in a cell. Further, here जब भी हम यूकैरियोटिक सेल पढ़ते हैं, they are always larger than the prokaryotic cell. तो यूकैरियोटिक सेल का साइज जो है दैट इज 10 to 100 माइक्रोमीटर, और जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका साइज मिलेगा आपको 1 to 10 माइक्रोमीटर। कभी कभी जब हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, लाइक द यू कैन से पैरामीशियम, यूग्लेना, अमीबा, these are single cellular organism, इनका सेल का साइज जो होगा वो ज्यादा होगा अगर हम कंपेयर करें विद द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वेयर दे आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। सो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक द अमीबा, प्रोटीज, द सेल साइज दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, बट द सेल साइज इज लार्ज अबाउट 1 mm इन लेंथ। और अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखें द सिंगल सेल, हियर दे आर अबाउट 20 to 30 माइक्रोमीटर इन लेंथ। अब हम एक एक करके एक एक कंपोनेंट के बारे में स्टडी करेंगे अबाउट द प्लांट सेल, हाउ इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। तो सबसे पहले साइंटिस्ट दैट इज रॉबर्ट हुकी, ही वाज द वेरी फर्स्ट टू डिस्कवर द प्लांट सेल बाय स्टडीइंग अ पीस ऑफ कॉर्क अंडर द माइक्रोस्कोप। और प्लांट सेल्स ये एग्जांपल है यूकैरियोटिक सेल की, और इसमें जो है आपको नजर आएगा द डीएनए द जेनेटिक मटेरियल इट इज प्रेजेंट। सो हियर इनसाइड हियर द न्यूक्लियस द डीएनए द जेनेटिक मटेरियल इट इज प्रेजेंट। सो न्यूक्लियस ही है जो कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल को अंदर रखेगा। एंड बाहरी साइड में जो है आपको नजर आएगा द प्लांट सेल, here they are having the cell wall. So plant cell, the cell wall it is present outside, और अंदर present होगी the plasma membrane, the cell membrane, और cell membrane के बाहर जो है there is presence of the cell wall. फर्दर सेल वॉल जो है ये आपको जो नजर आ रही है द सेल वॉल, इट इज ऑलवेज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज मोस्टली द सेल वॉल इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो है प्लांट को सपोर्ट करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। प्लांट सेल में जो है बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, इनसाइड द प्लांट सेल देयर आर नंबर ऑफ ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, और सभी के पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। सो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट जो कोई ना कोई फंक्शंस जरूर करते हैं, सो दैट कोई ना कोई प्लांट जो है, प्लांट सेल वो अपना सर्वाइवल कर सके, नॉर्मल एक्टिविटीज जो है जो कंडक्ट होती रहें। ओके, सो प्लांट सेल जो है इट कंटेन्स स्पेशल स्ट्रक्चर्स जो कि एनिमल सेल में कभी नजर नहीं आएगा। प्लांट सेल में आपको पहली बात सेल वॉल नजर आएगी, दूसरी बात प्लांट सेल में जो है आपको क्लोरोप्लास्ट जैसे प्लास्टिड नजर आएंगे, और प्लांट सेल में जो है तीसरी खास बात है कि लार्ज वैक्यूल्स नजर आएंगे। ये तीनों चीजें आपको एनिमल सेल में कभी नहीं नजर आएंगी। Further, here there are a number of operations. It means there are a number of activities which is seen inside the plant cell, like hormone formation, enzyme formation, metabolic activities of a cell. Further, here when we talk about the chloroplast it is one of the organelle which is present inside the plant. Chloroplast एक और खास organelle है जो कि plant में present है. So this chloroplast it is the one which is involved in the photosynthesis activity, और इसी की ही वजह से plants को जो है kingdom plantae में रखा गया है, you can say plant kingdom. Further, here when we study more,
there are some tissues. There are some tissues present in plants. So plant cells are classified into three types based on the presence of structure and function. Plant में आपको मिलेगा parenchyma cells, collenchyma cells, and the sclerenchyma cells. First, we'll talk about the parenchyma cells. These are living cells. They are thin-walled और ये जो parenchyma cells हैं इसमें repeated divisions नजर आएंगी. Divisions क्यों? For the plant growth. और ये ज्यादातर प्रेजेंट होंगी ऑन द लीफ एपिडर्मिस. सो जब भी हम कोई लीफ देखते हैं, सपोज लीफ है ये, लीफ की जो ऊपरी लेयर होगी एपिडर्मिस, इट इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स. इट इज प्रेजेंट इन द स्टेम पिथ. सपोज ये कोई स्टेम, इसको अगर यहाँ से कट कर दिया जाए तो इस तरीके का आपको ट्रांसफर सेक्शन नजर आएगा. सो जो सेंटर रीजन होगा, दिस इज द पिथ. सो पिथ इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स. इवन रूट है, फ्रूट पल्प है, इट इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स. दूसरा आता है सेल दैट इज कॉलेनकाइमा सेल्स. जब भी कोई स्ट्रॉन्ग विंड चलती है या आंधी चलती है, आप देखते हो कि ट्री जो है वो थोड़ा सा बेंड हो जाता है और फिर से सीधा खड़ा हो जाता है. सो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये जो स्ट्रेचिंग हो रहा है प्लांट्स में, सो इट्स बिकॉज ऑफ द सेल्स दैट इज अ कॉलेनकाइमा सेल्स, क्योंकि इट प्रोवाइड्स स्ट्रेचेबल एंड आल्सो सपोर्ट्स द प्लांट. नेक्स्ट आता है स्क्लेरेनकाइमा सेल्स. दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लांट्स. सो जो भी फाइबर सेल्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा सेल्स. सो एक तरीके का हार्डनेस प्रोवाइड करेंगे प्लांट्स में. ओके, एंड स्क्लेरेनकाइमा सेल्स दे आर नॉन लिविंग और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को. सो प्लांट्स में जो भी ऑर्गन्स होते हैं जो कि काफी हार्ड हों, तो समझ लेना कि उसमें जो है ये हार्ड टिश्यू इसीलिए है क्योंकि here they have the sclerenchyma kind of tissue which are dead tissue. नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट सेल. तो हम बात करने वाले हैं सेल वॉल की, जो कि सबसे बाहरी लेयर है प्लांट सेल की. सेल वॉल जो है ये सबसे बाहरी लेयर है, ये टफ है, पोरस है. पोरस का मतलब है व्हेन वी टॉक अबाउट द सेल वॉल, सपोज ये इमेजिन कर लेते हैं ये सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन. उसके बाहर जो है दिस इज अ सेल वॉल. मतलब यहाँ पर अगर मॉलिक्यूल्स, कोई मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बाहर प्रेजेंट है, सो दे कैन ऑटोमेटिकली कम इनसाइड द सेल. मतलब कि यहाँ पर प्रेजेंट होंगे. कहाँ पर? बिकॉज हियर द सेल वॉल इट इज पोरस. तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यहाँ पर ही रहेंगे. दैट इज व्हाई, बिकॉज द सेल वॉल इट इज पोरस. ओके, सो मॉलिक्यूल्स एंटर कर सकते हैं थ्रू द सेल वॉल. सेल वॉल ये डेड है, ये रिजिड है. और ज्यादातर सेल वॉल जो आपको हमेशा प्लांट्स में नजर आएगी, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड इट इज आल्सो मेड अप ऑफ हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, और अगर स्ट्रॉन्ग वुड है तो लिग्निन भी प्रेजेंट होता है सेल वॉल में. और सेल वॉल जो है वो एक सेल और दूसरे सेल से कनेक्टेड रहेगी. मतलब सपोज द सेल्स आर प्रेजेंट, सो दे आर एडजेसेंट सेल वॉल्स ऑफ अदर सेल्स. फर्दर, सेल वॉल ये परमिएबल है टू द मॉलिक्यूल्स एंड आयंस. सो इस तरीके से कोई भी मॉलिक्यूल आयंस सेल वॉल को तो पास कर सकता है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास नहीं कर सकता. ओके, बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. फर्दर, जब कुछ और चीजें पढ़ते हैं सेल वॉल के बारे में, जब भी सपोज हमने कोई एक सेल लिया है, सपोज यहाँ पर हमने एक सेल लिया है, अगर मैं इसको स्ट्रॉन्ग सॉल्ट सोल्यूशन में रख दूं तो क्या हो जाएगा? सेल श्रिंक हो जाएगा. तो श्रिंक कौन कौन सी चीजें होंगी? श्रिंक प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगा, द प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा, और जो भी वाटर कंपोनेंट वाली चीजें वो सारी श्रिंक हो जाएगी. लेकिन जो सेल वॉल है वो हमेशा और हमेशा इंटैक्ट रहेगा. सो सेल वॉल जो है वो हमेशा ही इंटैक्ट रहेगा. लेकिन बाकी की जो चीजें हैं जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यू कैन से सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो, वो लूज कर देता है वाटर कंटेंट और इस तरीके से सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा. Further, here when we talk about the cell wall in the shrubs, in the trees, cell wall they have three layers: middle layer, that is middle lamella, primary wall and the secondary wall. So जब भी हम इस डायग्राम को देखते हैं, look at this very first diagram. यहाँ पर जो सेल्स को एक दूसरे के साथ जो कनेक्ट करके रखती है, दिस इज अ मिड लेयर. सो ये बाहरी लेयर में प्रेजेंट होगा, जो कि सेल्स के एडजेसेंट, मतलब एडजेसेंट सेल में मिड लेयर हमेशा नजर आएगी. एंड इट इज मेड अप ऑफ पेक्टिन एंड प्रोटीन. नेक्स्ट इज द प्राइमरी वॉल. नेक्स्ट इज द प्राइमरी वॉल जो कि रिजिड है, made up of cellulose and microfibrils which are embedded in the gel like matrix composed of pectin compounds, hemicellulose and glycoprotein. Next, ये dark structure जो आपको नजर आ रहा है, this is formed after the cell it is enlarged. जब सेल मैच्योर हो जाएगा तब ये बनेगी. ओके, एंड ये जो इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड लिग्निन. और सबसे अंदर ही वॉल जो है ये तो हमें पता ही है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो दिस इज हाउ देयर आर थ्री लेयर्स व्हिच इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल.
सो मेन फंक्शंस हैं क्या सेल वॉल के? प्रोटेक्शन करता है प्लांट सेल को, सपोर्ट देता है और हेल्प करता है इन फिल्टर मैकेनिज्म। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। सो सेल वॉल के अंदर जो है दैट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप बोल सकते हैं ये सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट है, जो कि साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में प्रेजेंट होगी। सो ये जो लेयर है इट इज मेड अप ऑफ द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। So whenever we talk about the phospholipid bilayer, so ये phospholipid की लेयर बना रही हूँ। दिस इज द हेड, दिस इज द टेल, ये भी टेल है और ये भी हेड। सो ये एक लेयर हो गई लिपिड की, ये दूसरी लेयर हो गई लिपिड की। तो यहाँ पर यू कैन सी ये एक लेयर है लिपिड की और ये दूसरी लेयर है लिपिड की, इसीलिए यहाँ पर बाय लेयर बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड की बाय लेयर। और बीच बीच में जो है आपको प्रोटीन भी नजर आएंगी, दिस इज द ग्लाइकोप्रोटीन, दिस इज द ग्लाइकोप्रोटीन। प्रोटीन के ऊपर कुछ कार्बोहाइड्रेट की चेन है, इसलिए हम इसको ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। तो एक तरीके से आपको ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर नजर आएगा। दो तो हो गई बायलेपिड की लेयर और एक हो गया प्रोटीन। सो एक ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर नजर आएगा जो कि एक सैंडविच की तरह दिखाई देगा। ओके, दो लिपिड की लेयर और बीच बीच में जो है प्रोटीन प्रेजेंट है। सो इस तरीके से जो है आपको बायलिपिड लेयर दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या तो आप बुला सकते हैं सेल मेम्ब्रेन, इट इज प्रेजेंट, जो कि हमेशा साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में नजर आएगी। फर्दर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, मतलब सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिव चीजें ही सेल के अंदर एंटर हो सकती है और एग्जिट हो सकती हैं। किसकी वजह से? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से, जिसकी वजह से सेल के अंदर जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो मेंटेन रहेगा। अब सेल के अंदर कोई चीजें आ रही हैं, कोई चीजें जा रही हैं, एंट्री कर रही हैं, एग्जिट कर रही हैं। हाउ? बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो प्लांट सेल में जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी नजर आएगा और पैसिव ट्रांसपोर्ट भी नजर आएगा। सो यू कैन सी कि किस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये जो प्रोटीन है, this is the one which is going to act like a channel and will help for the transportation of molecules। कुछ molecules सेल के अंदर आ सकते हैं, कुछ molecules सेल के बाहर जा सकते हैं, just because of the plasma membrane। ये जो है आपको नजर आएगा, this is the passive transportation। So here in this process you can see the molecules they are moving from higher concentration to the lower concentration। यहाँ पर भी जो है there are molecules which are moving, कोई एंटर कर रहा है, कोई एग्जिट कर रहा है, लेकिन वेन एवर ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन द एनर्जी व्हेन इट इज यूज्ड, देन दैट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। और जिस ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी नहीं लगती दैट इज द पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। सो इस तरीके से जो है दो तरीके के ट्रांसपोर्टेशन नजर आएंगे प्लांट सेल में, दैट इज इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, active transportation where energy is required and passive transportation where energy is not required। नेक्स्ट एक और चीज नजर आएगी प्लांट्स में, दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा है क्या? सपोज हम यहाँ पर ले लेते हैं, दिस इज द वन सेल, दिस इज सेकंड सेल, दिस इज द थर्ड सेल। प्लांट्स में हर एक सेल एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। हाउ? बिकॉज ऑफ द प्लाज्मोडेस्माटा। इसीलिए जब भी अगर मैं यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स बना लूँ, दीज आर द मॉलिक्यूल्स, तो वो मॉलिक्यूल्स आपको दूसरे सेल में भी नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि एक सेल दूसरे सेल से कनेक्टेड है। कैसे? बिकॉज ऑफ द प्लाज्मोडेस्माटा, बिकॉज ऑफ द प्लाज्मोडेस्माटा। सो आप बोल सकते हैं कि ये एक माइक्रोस्कोपिक चैनल से ट्रांसवर्स, ओके, और कनेक्ट करता है प्लांट सेल्स को एक दूसरे के साथ। और ये आपको अलगल सेल में नजर आएंगे एंड एवरी प्लांट सेल में आपको ये नजर आएंगे। सो एक तरीके के क्या है, ये चैनल्स हैं। सो ये एक तरीके के क्या है, दीज आर काइंड ऑफ अ ट्रांसपोर्ट चैनल्स व्हिच ट्रांसपोर्ट द मटेरियल। इस तरीके से एक सेल दूसरे सेल के कम्युनिकेशन में रहेगा। कोई कोई प्लांट सेल में तो 1000 से तो 1 लाख प्लाज्मोडेस्माटा भी नजर आएंगे। There are two forms of plasmodesmata. Primary plasmodesmata, they are formed during the cell division. Or secondary plasmodesmata, they are formed during the after the maturation of cell. So एक crucial role, important role play करते हैं in the transportation of material। So इस तरीके से एक सेल दूसरे सेल से कांटेक्ट में रहेगा। This is called signaling of molecules, which is internally present in the higher plants। Now अब हम पढ़ने वाले हैं that is about the nucleus, which is present in the cell। काफी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है प्लांट सेल में। हियर इन दिस यू कैन सी द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? इट कंसिस्ट ऑफ द न्यूक्लियोलस। उसके आसपास जो है क्रोमेटिन फॉर्म में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। और ये जो है दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसके बीच बीच में पोर्स प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर, दिस इज द nuclear pore। So here in this this is how the structure of nucleus it is present।
तो न्यूक्लियस जो है ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसमें डीएनए है, डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ओके, और यू कैन सी न्यूक्लियर एनवलप आल्सो। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सो व्हेनेवर वी ऑब्जर्व द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेट करती है दो चीजों को, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर कंटेंट जो है यहाँ पर, इन दोनों को क्या करके रहती है, सेपरेट। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज द वन विच इज सपोर्टिंग द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट फ्रॉम द न्यूक्लियर कंटेंट। इस तरीके से ये दो अलग अलग कंपार्टमेंट्स बने रहते हैं बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो माइन्यूट पोर्स भी आपको नजर आएंगे। सो यहाँ पर whenever we see, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, दिस इज द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इट इज पोरस, नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, due to which here they help they because of the pores they help in the transportation of the molecules. So यहाँ पर whenever we observe the how the structure of the nuclear membrane it is present, so ये हमने ले लिया the nuclear membrane, okay, so ये present है the nuclear membrane, ये nuclear membrane है, ये दूसरी nuclear membrane है, okay, इन दोनों के बीच में you can see this is the pore, nuclear pore is present. So this pore it help in the transportation, कुछ कुछ molecules होंगे cytoplasm में which can get entered inside a nucleus by the न्यूक्लियर पोर, और कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछ कुछ प्रोटीन्स होंगे which can get exit from the nucleus into the cytoplasm. How? By the nuclear pore. So nuclear pore it helps in the exchange of the materials between the cytoplasm and between the nucleus. So nuclear pore एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन को हेल्प करते हैं। फर्दर न्यूक्लियस का एक फंक्शन है कि वो रेगुलेट करता है सेल साइकिल को, मतलब सेल डिवीजन के दौरान रेगुलेट करता है, ग्रोथ के टाइम, प्रोटीन फॉर्मेशन के टाइम और सेल डिवीजन के टाइम ये हेल्प करता है। सो ऑल दिस आर द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। अब हम बात करने वाले हैं वैक्यूल की। वैक्यूल की हमने बात की कि वैक्यूल जो है वो इतने लार्ज होते हैं प्लांट्स में कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस, 30 to 80% तो वही स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और दे आर मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी इस वैक्यूल में। तो वैक्यूल इतने ज़्यादा लार्ज क्यों होते हैं? बिकॉज देर आर वैक्यूल्स विच डज द स्टोरेज ऑफ वाटर, सॉल्ट, वाटर soluble पिगमेंट्स, कुछ एंथोसायनिन पिगमेंट्स होंगे, एल्ब्यूमिनॉइड्स होंगे, ऑर्गेनिक एसिड का भी सिंथेसिस करते हैं। कोई कोई प्लांट्स के वैक्यूल्स है जो कि ऑयल को भी सिंथेसिस करते हैं, रीजन्स कुछ कुछ टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स का भी सिंथेसिस करते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में। तो वैक्यूल का फंक्शन होता है स्टोरेज, डिटॉक्सिफिकेशन, प्रोटेक्शन एंड ग्रोथ। दीज आर द फंक्शन ऑफ द वैक्यूल। सो वैक्यूल जो होते हैं उनकी जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट। ओके, सो हमने यहाँ पर ये ले लिया, दिस इज द वैक्यूल। वैक्यूल की जो लेयर होगी हम इसको नाम देंगे दैट इज कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट, इसको हम बुलाएंगे दिस इज कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट। सो मेच्योर्ड सेल में काफी लार्ज वैक्यूल्स देखने मिलेंगे जो कि मैक्सिमम सेल का एरिया जो है ऑक्यूपाई करता है, करीबन 30 to 80% वॉल्यूम तो वो ही ले लेता है। फर्दर नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है, here दिस इज द साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म लोकेशन अगर हम देखते हैं, सो ये तो हो गया, ये पूरा हो गया, दिस इज द न्यूक्लियस, ये पूरा हो गया, दिस इज द न्यूक्लियस, ओके। सो यहाँ पर ये हमने ले लिया, दिस इज द न्यूक्लियस, ओके, और ये हो गई, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये पूरा हो गया, दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बीच में जो भी प्रेजेंट होगा दिस इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म, दिस इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म, ये पूरा साइटोप्लाज्म है। इसमें काफी लिविंग और नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं, इसको हम साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स करके भी बुला सकते हैं, ओके। और साइटोप्लाज्म जो है ये काफी जेल लाइक है और सेमी ट्रांसलूसेंट फ्लूइड प्रेजेंट है दिस साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में काफी ज्यादा ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं। So cytoplasm, it consists of the a number of organelles are present in the cytoplasm. यहाँ पर जो हमने पिंक कलर का लिया है ये पूरा साइटोप्लाज्म है, ये पूरा क्या है, दिस इज द साइटोप्लाज्म, ओके। सो ये पूरा साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर भी ये पूरा साइटोप्लाज्म है, ओके। सो इसमें काफी सारे ऑर्गेनल्स आपको नजर आएंगे इनसाइड दैट इज इन द साइटोप्लाज्म। फर्दर हियर द साइटोप्लाज्म काफी एक्टिविटीज देखने मिलती हैं, लाइक सेल डिवीजन, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस जो है वो भी साइटोप्लाज्म में चलेगी, काफी सेल्यूलर एक्टिविटीज, ऑल दीज आर कंडक्ट इन द साइटोप्लाज्म। अब जैसे हमने बात की कि हमारे बॉडी को एक फ्रेमवर्क कौन देता है, दैट इज अ स्केलेटन, वैसे ही साइटोस्केलेटन इट इज प्रेजेंट इन द प्लांट्स आल्सो।
सो ताकि सारे ऑर्गेनल्स जो है एक फिक्स लोकेशन पे रहें, एक जगह पर रहें. सो साइटोस्केलेटन दे आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, यू कैन सी इन द साइटोसोल. साइटोस्केलेटन कौन कौन से हैं? दोज आर माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट. फर्दर हियर साइटोसोल और यू कैन से द साइटोप्लाज्म, ये एक फ्लूइड मीडियम है जो कि आपको न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में नजर आएगी. सो हियर वेयर इज द न्यूक्लियस? दिस इज द न्यूक्लियस और दिस इज द हियर आई विल टेक अनदर कलर. दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बीच में जो है जो भी आपको चीजें नजर आती है, हियर ऑल दीस पिंक वन, इट इज द साइटोप्लाज्म. ये पूरा क्या है? दिस इज द साइटोप्लाज्म. यू कैन से साइटोसोल आल्सो. अब बात करते हैं प्लास्टिड की. प्लास्टिड ये एक तरीके के क्लोरोप्लास्ट होते हैं. यू कैन से प्लास्टिड जो ये ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में नजर आएंगे. सो कुछ कुछ प्लास्टिड्स हैं जैसे कि क्लोरोप्लास्ट जो कि फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करते हैं. बाकी के भी प्लास्टिड हैं विच आर इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज ऑफ सम केमिकल कंपाउंड्स. सो ये हम बात कर रहे हैं वन ऑफ द प्लास्टिड दैट इज क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर यू कैन सी इन दिस क्लोरोप्लास्ट जो है ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है. ये एक मेम्ब्रेन हो गई और ये दूसरी मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है. और आपको ये नजर आएंगे कुछ फ्लैट स्टैक्स, थैलेकॉइड फॉर्म में स्टैक्स नजर आएंगे. ओके, दीज आर द थैलेकॉइड आर प्रेजेंट. ओके, थैलेकॉइड्स दे आर प्रेजेंट. ओके, थैलेकॉइड्स, दीज ऑल आर थैलेकॉइड्स. जब थैलेकॉइड सबके सब अरेंज हो साथ में तो इसको ग्रेना नाम दे दिया जाता है. ओके, और यहाँ पर दिस इज द स्ट्रोमा. ओके, यू कैन सी द साइटोप्लाज्म ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, इट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा. इसको हम बुलाएंगे स्ट्रोमा. तो यहाँ पर ये जो थैलेकॉइड है इसी में ही एक्चुअली क्लोरोफिल पिगमेंट्स है जो कि फोटोसिंथेसिस करेंगे. सो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं विच डज द हार्वेस्टिंग ऑफ लाइट एनर्जी. तो क्लोरोफिल जो है ये एब्जॉर्ब करेंगे लाइट एनर्जी को और इस तरीके से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे. मतलब देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज. क्रोमोप्लास्ट ये भी प्लास्टिड्स हैं जो कि प्लांट्स में नजर आएंगे. सो हियर व्हेन वी टॉक अबाउट द प्लास्टिड्स, एक्चुअली प्लास्टिड्स बहुत सारे हैं. ओके, प्लास्टिड्स जैसे कि एलियोप्लास्ट, सो दे आर द वन जो कि chloroplast when they are not exposed to the light so they convert into theoplast. For the chromoplast, जो भी हमें plants में colors नजर आते हैं, जिसके flowers they are so beautiful, there are some leaves which are so beautiful. क्यों है? Because there are presence of chromoplast जो कि उनको color देते हैं. क्लोरोप्लास्ट तो पता ही है वो फोटोसिंथेसिस करेंगे. ल्यूकोप्लास्ट दे आर द वन व्हिच आर इन्वॉल्व इन स्टोरेज जैसे कि ल्यूकोप्लास्ट हम देखते हैं. अमाइलोप्लास्ट दे आर द वन व्हिच आर इन्वॉल्व इन स्टोरेज ऑफ स्टार्च. इलियोप्लास्ट दे आर इन्वॉल्व इन स्टोरेज ऑफ लिपिड ऑयल. प्रोटीनोप्लास्ट दे आर इन्वॉल्व इन स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स. ओके, सो ये सारे के सारे एग्जांपल्स जो है ऑल आर प्लास्टिड्स. ये सारे के सारे प्लास्टिड्स हैं. फर्दर हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की. ये एक oblong शेप ऑर्गेनल है. दीज आर द पावर हाउस ऑफ सेल. मतलब कि ये जो एटीपी प्रोड्यूस करते हैं. तो पहली बात तो इन्हें कुछ चाहिए जैसे कि दे ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एंड शुगर. सो दे रिक्वायर सम शुगर एंड दे डू द ब्रेक डाउन ऑफ द शुगर. और ब्रेक डाउन के दौरान जो है दे प्रोड्यूस एटीपी दैट इज एनर्जी. So here mitochondria here it is also a double membrane organelle. So जब हम mitochondria को देखते हैं here यहाँ पर भी दो लेयर प्रेजेंट है. I'll take another color. यहाँ पर in the mitochondria there are presence of the two layers. So एक लेयर ये हो गई और दूसरी लेयर ये प्रेजेंट है. So mitochondria के पास भी दो लेयर प्रेजेंट है. जिसे क्लोरोप्लास्ट में हमने देखी थी टू लेयर्ड मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. हियर आल्सो देयर आर टू लेयर्ड मेम्ब्रेन. यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी खुद का डीएनए है. क्लोरोप्लास्ट के पास भी खुद का डीएनए था. यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी खुद का डीएनए प्रेजेंट है. इनसाइड आल्सो देयर आर प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम्स. हाँ, ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये आपको फोल्डिंग्स ही नजर आएगी. सो वी कॉल देम दीज आर क्रिस्टीज. दीज आर कॉल्ड एज क्रिस्टी. ओके, और इनर मेम्ब्रेन में ये जो क्रिस्टी है देयर इज प्रेजेंस ऑफ सम पार्टिकल्स. दीज आर कॉल्ड एज F1 F0 F1 particles. Okay, F0 F1 ATPase you can see which are the one which are involved in ATP formation. So mitochondria which are in present in plants they does the formation of ATP. How? By the oxidative phosphorylation. तो इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल है प्लांट के डेवलपमेंट के लिए, प्लांट के परफॉर्मेंस के लिए. सो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं हर एक चीज में. सेल सिग्नलिंग में, मतलब सेल कम्युनिकेशन में, सेल डिवीजन में, ग्रोथ में, डेथ में इनका बहुत इन्वॉल्वमेंट है. नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की.
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यू कैन सी काफी वाइड नेटवर्क सा नजर आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, है ना। दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो है दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इट इज इन कांटेक्ट विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज इन कांटेक्ट विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो यहाँ पर हमने देखा द टू लेयर्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये इनर लेयर होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, या आउटर लेयर होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। बीच में जो होता है दिस इज द पेरीप्लाज्मिक स्पेस, तो ये जो स्पेस इट इज इन कांटेक्ट विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज इन कांटेक्ट विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो ये डायग्राम देख के आपको काफी क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ओके उसमें जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस है वो कांटेक्ट में है किसके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। काफी नेटवर्क इंटर नेटवर्क इंटरकनेक्टेड नेटवर्क से नजर आएगा, दे आर ऑल फ्लैट, दे आर ऑल फ्लैट इन स्ट्रक्चर। सो ये जो फ्लैट स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं ये मेम्ब्रेन enclosed sac structure, these are called as cisternae। so इन सभी को हम बोलेंगे these all are cisternae, सभी के सभी क्या हैं, cisternaes हैं। फर्दर ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, it is in continuous with the nuclear membrane। so here look at this diagram, ये nuclear membrane है, उसी के ही continuation में कौन present है, the rough and the endoplasmic reticulum, it is in contact with the nuclear membrane। further here these sac like structures they are held together by the cytoskeleton। okay, so जो phospholipid membrane है this is the one which is encloses the space, this external space which is continuous with the perinuclear space but separated from the cytosol। तो perinuclear space दो nuclear membrane के बीच में है which is a continuation with the endoplasmic reticulum, लेकिन cytosol से ये connected नहीं है। अब जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ते हैं, there are two types of endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum। यहाँ पर आपको आसानी से नजर आ जाएगा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अटैच्ड में है उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, सो दीज आर द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये कनेक्टेड है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इसीलिए बिकॉज दे डोंट हैव एनी राइबोसोम्स ऑन इट, सो इसीलिए उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। so this is how two types of endoplasmic reticulum are present। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर आपको राइबोसोम्स नजर आएंगे सरफेस के ऊपर, लेकिन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे आर नॉट स्टडीड विद द राइबोसोम्स। सो यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है the other one which role is the manufacturing and storage of chemical compounds like glycogen and steroids। so whenever we talk about the rough endoplasmic reticulum, we all know that the main function of the ribosome is protein synthesis। तो राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर हैं, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी फंक्शन हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस। और ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनका जो फंक्शन है दैट इज गोइंग टू बी द लिपिड सिंथेसिस। ये किसका स्टोरेज करते हैं, लिपिड का सिंथेसिस करते हैं और लिपिड का स्टोरेज करते हैं। सो इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो है दो फंक्शन है, रफ प्रोटीन सिंथेसिस करता है और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दैट डज द लिपिड स्टोरेज एंड सिंथेसिस। तो इस तरीके से दे आर इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन। अब हम बात करने वाले हैं अबाउट द नेक्स्ट ऑर्गेनल दैट इज द गोल्जी अपैरेटस। इसमें भी आपको काफी फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर्स, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। ये देखिए ये एक फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर है, आई टेक अनदर कलर। यहाँ पर ये देखिए ये एक फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर है, ये भी फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर है। ऑल दीज फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर जैसे हमने अभी अभी देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज सिस्टर्नीज, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज सिस्टर्नीज। सो कप शेप भी आपको नजर आएंगे, वेसिकल्स बनते हुए भी नजर आएंगे गोल्जी apparatus में। Here in the plants, the Golgi apparatus, this is a site where the complex polysaccharides are formed, जो कि which will give rise to the cell wall synthesis। So यहाँ पर the organelle, they are the one which modifies the carbohydrates, it modifies the protein, it modifies the fats। So जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा वेसिकल के फॉर्म में जो भी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और फैट्स आते हैं ये गोल्जी जो है उसको मॉडिफाई करता है और फिर इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन करता है और सेल के बाहर छोड़ देता है। So you can see how the endoplasmic reticulum they are releasing the products, they are releasing the products in the vesicle form and they are received by the Golgi और Golgi इसको क्या करेगा, मॉडिफिकेशन करेगा और फिर सेल के बाहर ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा एग्जिट कर देगा। So इस तरीके से Golgi का फंक्शन आता है that is it is involved in manufacturing, storing and transportation of cellular molecules around the cell।
अब ये देखिए, हाउ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज रिलीजिंग कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन इन द वेसिकल फॉर्म एंड इट इज रिसीव्ड बाय द गोल्जी। गोल्जी क्या करेगा, मॉडिफिकेशन करेगा और फिर वेसिकल्स के फॉर्म में एग्जिट कर देगा, ट्रांसपोर्टेशन कर देगा आउटसाइड द सेल। दिस इज द फंक्शन ऑफ द गोल्जी। अब हम बात करने वाले हैं लाइसोसोम की। ऐसा कहा जाता है कि जो लाइसोसोम है दे आर आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द गोल्जी। सो एक वेसिकल के फॉर्म में जो है, थ्रू द गोल्जी द लाइसोसोम इट इज फॉर्म। सो हियर इन दिस डायग्राम यू कैन सी कि किस तरीके से ये क्या है, दिस इज द गोल्जी। ओके, गोल्जी जो है वेसिकल्स के फॉर्म में क्या प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज द लाइसोसोम। लाइसोसोम का फंक्शन क्या है, दे हैव नंबर ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। सो वो ब्रेक डाउन करते हैं एक्सेस ऑफ वर्न आउट सेल पार्ट्स का, जो भी डेड सेल्स है उसको रिसीव करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। दे ऑल्सो डिस्ट्रॉय द वायरसेस एंड बैक्टीरिया। सो दिस इज ऑल द फंक्शन ऑफ द लाइसोसोम। सो हियर इन दिस डायग्राम क्लियर हो जाता है ये डायग्राम से। ये तो हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज द गोल्जी। ओके, सो गोल्जी जो है इट इज प्रोड्यूसिंग सम वेसिकल्स, दीज वेसिकल्स दीज आर द लाइसोसोम। सो लाइसोसोम क्या कर रहा है, इट इज एनगल्फिंग द पैथोजन बैक्टीरिया और डेड टिश्यू, और उसको क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। So Golgi, they are always present near the nucleus of the plant cell. अब यहाँ पर look at the ये तो हो गया nucleus, okay? ये हो गया rough endoplasmic reticulum, ये हो गया smooth endoplasmic reticulum। उसी के ही पास में ये क्या present, the Golgi is present। This is the Golgi, it is present near the nucleus। So this is where the location it is present। और इस तरीके से transportation करता है Golgi and it is released outside the cell। How? In the form of the vesicles। अब हम बात करेंगे अबाउट द राइबोसोम्स, दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। तो राइबोसोम का स्ट्रक्चर जब देखते हैं, इट इज मेड अप ऑफ 60% आरएनए एंड 40% प्रोटीन। राइबोसोम का एक लौता फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ पर व्हेन वी सी द राइबोसोम, पहले तो वो आरएनए एमआरएनए को रीड करेगा, और जो भी एमआरएनए है उसको रीड करते करते टीआरएनए अमाइनो एसिड लेकर आएंगे, और अमाइनो एसिड की जो चेन बनती जाएगी, और ये जो चेन होती है अमाइनो एसिड की, दिस इज हाउ द प्रोटीन इज फॉर्म। So ribosome, they are very important because they are the one which help in the protein synthesis। So इस तरीके से राइबोसोम जो है वो आपको प्लांट सेल में नजर आएंगे। यहाँ पर here if you see observe, so ribosomes जो है they are present in the plant cell also। Here the ribosome they are present in the rough endoplasmic reticulum also। The ribosome they are also present inside the mitochondria। Ribosomes they are also present in the chloroplast। Chloroplast में भी ribosomes present हैं। So there are two types of ribosome। कुछ कुछ राइबोसोम्स होंगे जो कि फ्री होंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में देख लीजिए वहां पर फ्री राइबोसोम है, और कुछ कुछ राइबोसोम्स होंगे जो कि अटैच्ड होंगे, लाइक इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो अटैच्ड राइबोसोम्स दे आर ऑन द surface of the endoplasmic reticulum। why? For the protein synthesis। और फ्री राइबोसोम ये भी प्रोटीन सिंथेसिस ही करते हैं। अब हम बात करेंगे माइक्रोबॉडीज की। ये छोटी छोटी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ग्लोब्यूलर शेप के ऑर्गेनल्स हैं which are present in the cytoplasm, which size is going to be range from 0.5 to 1 micrometer। इनमें भी digestive enzymes होते हैं। So many kinds of microbodies they are present in the plant cell। सबसे common है peroxisome and glioxysomes। Glioxysome they are present only in plant cell and some of the fungi। Peroxisome they are present in almost all eukaryotic cell। पेरोक्सोम में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड विच इज H2O2 विच इज वेरी टॉक्सिक एज अ बाय प्रोडक्ट। और ये पेरोक्सिसोम जो है दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन द फोटो रेस्पिरेशन। Okay, so photorespiration मतलब whenever the plants they receive high concentration of oxygen, तो ये क्या करते हैं, photorespiration करते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ साइटोस्केलेटन की। That is the microtubules। These are straight, hollow, tubular, cylindrical shape। Okay, ये साइटोस्केलेटन है which are present in the plant cell। Okay, जो कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट देंगे, सेल डिवीजन में हेल्प करेंगे, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेसिकल्स में भी हेल्प करेंगे। So they are very simple। Okay, microtubules in plants are very simple, but microtubules in animals are they are more little bit complicated। Another microfilament ये भी साइटोस्केलेटन है। दे आर फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर जो कि साइटोसोल में नजर आएंगे। और ये जो है दे आर मेड अप ऑफ एक्टिन सब यूनिट। सो हियर व्हेनेवर वी सी काइंड ऑफ अ माइक्रोफिलामेंट, ये पूरा जो है ये माइक्रोफिलामेंट है, लेकिन जो छोटे छोटे सब यूनिट्स है ऑल दीज आर कॉल्ड एज
एक्टिन सब यूनिट्स, ये सारे के सारे जो होंगे दीज आर कॉल्ड एज एक्टिन सब यूनिट। तो ये भी साइटोस्केलेटन ही है। they are responsible for to give structural support to the plant, plant को flexibility provide करते हैं, plant को shape provide करते हैं। so all these things they are present in the plant cell। so ये सारी चीजें जो है हमने plant cell में पढ़ी हैं। ओके, न्यूक्लियस है जिसमें न्यूक्लियोलस होगा, न्यूक्लियर एनवेलप है, ये न्यूक्लियर पोर है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। ओके, राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी और साइटोप्लाज्म में भी। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हेल्प करेगा टू ट्रांसपोर्ट द मॉलिक्यूल्स आयंस। ये सेल वॉल होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर। ओके, टोनोप्लास्ट जो है दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल। ओके, सेंट्रल रीजन में वैक्यूल नजर आएगा। प्लाज्माडेस्माटा है जो कि कनेक्शन प्रोवाइड करेगा फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। पेरोक्सिसोम है जो कि नंबर ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जनरेट करेगा, फोटो रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करेगा। ओके, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं। साइटोस्केलेटन भी है, माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट है जो कि लिपिड का स्टोरेज करेगा। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, दिस इज द वन विच इज गोइंग टू इन्वॉल्व इन द मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, ये सारी चीजें जो है ऑल दीज आर प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, जो कि जरूरी है इनको पढ़ना। ओके, सो इस तरीके से जो है हमारा लेक्चर प्लांट सेल का खत्म होता है। एंड थैंक यू वेरी मच।